चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं स्टेशन पर अकेला बैठा अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। उस स्टेशन पर इक्का दुक्का आदमी ही मुझे दिख रहे थे कि तभी मेरे पीछे से किसी ने एकदम से आवाज लगाई, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा पूरा शरीर डर से कपकपा उठा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में निवास करता हूं। ये जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे बीते हुए काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी जब मुझे उस घटना के बारे में याद आती है तो मेरा पूरा शरीर डर से सहम उठता है। साल था 2015 का और महीना था नवंबर का। दरअसल उस वक्त मैं एक लड़की के साथ काफी वक्त से रिलेशनशिप में था और गांव देहात का मामला होने की वजह से ये बात अभी मैंने किसी से नहीं बताई थी। एक दिन अचानक ही रीतू का फोन आ गया और मैंने जैसे ही फोन रिसीव किया तो सामने से रीतू की रोने की आवाज आ रही थी। वो रोते हुए मुझसे कह रही थी कि मेरे घर वालों को सब पता चल गया है और ये लोग कह रहे हैं कि अब हम दोनों को जान से मार देंगे। कल मेरे मामा यहाँ पर आ रहे हैं। और इतना कहकर रीतू फूट फूट कर रोने लगी। मैं अब असमंजस में पड़ गया था कि अब क्या किया जाए और क्या नहीं, क्योंकि रीतू के मामा एक मर्डर केस में 5 साल जेल काट के लौटे थे। मुझे डर था कि वो लोग रीतू को कुछ कर ना दें, क्योंकि रीतू ऊंचे खानदान की लड़की जो थी और गांव में अक्सर जब भी किसी बड़े घराने से ऐसा कोई मामला सामने आता तो उस लड़की के घर वाले अपनी बेटी बहनों को मार के नदी में फेंक दिया करते हैं। और मुझे यही डर था कि कहीं वो रीतू को मार ना दें। मैं एकांत में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसका घर मेरे घर के ठीक सामने था और इसी वजह से मेरे द्वारा बढ़ाया गया एक कदम मेरे परिवार को खतरे में डाल सकता था। हम दोनों की उम्र 18 प्लस की थी, इसी वजह से हम कोर्ट मैरिज आसानी से कर सकते थे। और बहुत सोचने के बाद मैंने ये निर्णय किया कि आज रात ही मैं रीतू को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने किसी तरह रीतू से बात की और आज रात मैंने उसे गांव के किनारे एक बगीचे में बुलाया। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात भी कर ली थी। उन्होंने केरला में एक रूम रेंट पर ले रखा था। रात के ठीक 11 बजे रीतू मुझसे मिलने बगीचे में आई और मैंने अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़ा फैसला लिया। हम दोनों रात में केरला के लिए रवाना हो गए और 2 दिनों के लंबे सफर के बाद हम केरला पहुंचे। मैंने रीतू से केरला में एक कोर्ट मैरिज की। अभी हमें यहाँ रुके मुश्किल से कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे मेरे गांव में रहने वाले दोस्त का फोन आने लगा। मैंने अपने एक दोस्त से जब फोन पे बात की तो उसने मुझसे कहा, अरे भाई मनोज, कहाँ पर है तू? कुछ लोगों को शक हो गया तुम पर, कुछ दिनों के लिए तू घर आ जा, फिर चले जाना। अपने उस दोस्त के मुंह से इतना सुनते ही मैं तो घबरा गया और मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने गांव जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन मेरे सामने एक समस्या ये थी कि मैं रीतू को अकेला छोड़कर भला कैसे जा सकता था और मैं इसी असमंजस में पड़ा था। मैंने इस बार में रीतू से बात भी की। तभी मैंने कहा, बस 2 दिन में मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा, तब तक तुम यहीं पर रहना। मेरे कुछ दोस्तों 2 किलोमीटर के दायरे में ही रहा करते थे। मैंने 1 हफ्ते का राशन खरीदकर रीतू के रूम में रखवा दिया और 2 दिन के बाद मैं ट्रेन से अपने गांव लौट आया। और जैसे मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वालों से मुझे पता चला कि रीतू के घर वालों को मुझ पर शक हो गया है कि शायद मैंने उसे भगाकर शादी की है। तभी मैंने अपने मम्मी और पापा से सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे और रीतू के शादी की बात जानकर मेरे घर वाले मुझसे बहुत ही नाराज हो गए। मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई थी। मेरे पापा मुझे लताड़ते हुए मुझसे कहने लगे, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? जिस घर की लड़की से तूने शादी की है उस खानदान के लोग अपनी बेटी को गाँव समाज के डर से जान से मार देते हैं। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर उस लड़की के परिवार वालों को भनक भी लग गई कि तुमने उस लड़की से शादी की है तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पापा के मुंह से इतना सुनते ही मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और मैं कल ही केरला के लिए निकल जाऊंगा। इतना कहकर मैं अपने गांव में निकल गया, ये देखने के लिए कि आखिर मेरे गांव के लोग किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। शाम के तकरीबन अभी 6 बज रहे थे और जैसे मैं गांव में रीतू के घर से होकर गुजरा तो मैंने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाता सुना कि इस मनोज और रीतू का काफी समय से चक्कर चल रहा था। मैंने रात को अक्सर उस बगीचे में मनोज को जाते देखा है। दोस्तों में इतना सुनते हड़बड़ा गया और मैं तुरंत अपने घर लौट आया
और मैं अपने कमरे में जाकर सोचने लगा कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। अगर यहाँ मुझे कुछ हो गया तो वहाँ रीतू भी अकेली है। मैं अगली सुबह ही निकलने के लिए अपने दोस्तों से मैंने बात की ताकि वो मुझे रेलवे स्टेशन तक सुबह छोड़ दे। अपने दोस्तों से बात करने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैं बिना कुछ खाए पिए सोने चला गया। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने घर के बाहर बहुत से लोगों के बोलने का शोर सुनाई दे रहा था। मैं घबरा गया कि इतनी सुबह सुबह आखिर क्या हो गया है। मैं ये देखने के लिए अपने घर से बाहर निकला कि आखिर माजरा क्या है। अभी मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा ही था कि रीतू की माँ मुझे गाली देते हुए कह रही थी कि मारो इसे, इसी ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर शादी की है। रीतू के माँ के मुंह से इतना सुनते ही उसके घर वाले सहित और उसी के बिरादरी के सभी लोग एकदम से मुझ पर टूट पड़े। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, गुस्से में बेकाबू उन लोगों ने मुझ पर लात घूसों की बरसात कर दी। मेरे पापा मुझे उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आक्रोश में रीतू का पूरा परिवार मुझे छोड़ने को जरा भी तैयार नहीं था कि तभी मेरे गांव के मेरे कुछ दोस्त मेरे घर के पास पहुंचे और मेरी हालत देखकर मेरे दोस्तों ने मुझे उस भीड़ से बड़ी मुश्किल से निकाला। कोई कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। रीतू के माँ ने अपने मोबाइल में मेरी और रीतू की एक साथ की फोटो मेरे साथ ही गांव के और कुछ लोगों को दिखाई, जिसे देखकर मैं एकदम से सोच में पड़ गया कि आखिर ये तस्वीर रीतू के माँ के पास आई तो आई कैसे। अब मेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। मेरी और रीतू की एक साथ तस्वीर देखकर गांव वालों की भीड़ से बस एक ही आवाज आ रही थी कि इसे मार डालो, कि ये हमारी जाति का नहीं है। मैं इधर अपने दोस्त के कंधे के सहारे चोटिल अवस्था में बैठा हुआ था कि तभी वो भीड़ एक बार फिर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ ही थी कि एक आवाज के साथ चारों तरफ खामोशी छा गई। वो आवाज पुलिस की जीप की थी। मेरे दोस्त पवन ने मौके पर ही पुलिस को ये सारी सूचना फोन पर बता दी थी। मेरे परिवार वाले और रीतू के परिवार वालों से वो पुलिस पूछताछ करने लगी कि आखिर बात क्या है। तो रीतू के परिवार वालों ने अपनी तरफ से कुछ और बातें बनाकर पुलिस वालों को भड़का दिया। अब वो पुलिस वाले मेरी ओर तीखी नजरों से देखते हुए आगे बढ़े और गुस्से में कहने लगे कि तुमने इनकी बेटी को जबरदस्ती भगाकर शादी की है। तभी मैंने उस पुलिस वाले से कहा, आप कुछ देर यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अब मैं अपने दोस्त के सहारे अपने कमरे में लड़खड़ाते हुए गया और मैं अपने कमरे से अपने हाथ में कोर्ट मैरिज की एक फोटोकॉपी लेकर लौटा। मैंने उस पुलिस वाले से कहा, देखिए ये शादी हम दोनों ने एक दूसरे की सहमति से की है। मेरे इतना कहते ही वो पुलिस वाले कुछ देर के लिए खामोश हो गए कि तभी रीतू के घर वाले उस पुलिस वाले को अपने साथ एकांत में ले गए और कुछ देर तक आपस में बातचीत करने के बाद गांव के सरपंच, रीतू के परिवार वाले सहित सबने ये निर्णय लिया कि मैं और रीतू इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मुझे उन लोगों का ये फैसला मंजूर था। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ठीक है, मुझे आप सबका ये फैसला मंजूर है। मेरे इतना कहते इस मामले को वहीं पर सुलझा दिया गया और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। लेकिन रीतू के परिवार का गुस्सा अभी थमा नहीं था। पुलिस वाले के कहने पर वो लोग भी अपने घर चले गए और जाते वक्त उन्हीं पुलिस वालों में से एक ने मुझे अपना नंबर देते हुए कहा, अगर आपको उस लड़की के परिवार वालों से कोई समस्या हुई तो तुरंत मेरे पास फोन करना। मैंने उन पुलिस वालों को धन्यवाद कहा और एक साथ कई लोगों की मार पड़ने की वजह से मेरे हाथ और पैर चोटिल हो गए थे। तभी मैंने अपने चौराहे के डॉक्टर से मलहम पट्टी कराई और दिन भर घर में लेटा रहा और शाम होते ही मैंने तुरंत ही रीतू के पास फोन किया, लेकिन ना जाने क्यों रीतू फोन उठा ही नहीं रही थी। कई बार प्रयास करने के बाद भी सामने से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरी रीतू को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी थी। मैंने कुछ देर के बाद फोन किया तो रीतू का फोन अब स्विच ऑफ हो चुका था। तभी मैंने घबराहट में अपने दोस्तों के पास फोन किया तो सामने से वो मेरा फोन काट दे रहे थे। मुझे रीतू को लेकर इतनी चिंता बढ़ गई कि मैं आज शाम को ही चोटिल हालत में मैं अपने एक दोस्त को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। मेरे घर वालों के लाख मना करने पर भी मैं नहीं रुका और मेरा दोस्त पवन मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया। तभी मैंने आपातकालीन में ट्रेन का टिकट निकाला, लेकिन समस्या ये थी कि मुझे एक और ट्रेन बदल कर जाना था जो कल रात ठीक 10 बजे की थी। फिर मैं ट्रेन में जाकर अपनी बोगी में बैठ गया। चिंता के मारे में लगातार रीतू के पास फोन मिलाया जा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। रात के अभी तकरीबन 9 बज रहे थे। मेरी बोगी में कुछ ही गिने चुने लोग बैठे हुए थे। ट्रेन की खिड़की के पास में बैठा हुआ था और कुछ समय के बाद ही अब ट्रेन भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी कि तभी अचानक ही सिर दर्द के मारे मेरा सर फटने लगा। मैं दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर बैठ गया।
शरीर तो पहले से ही जख्मी था और अब ये सिर का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटा? मैंने एकदम से अपनी गर्दन उठाकर देखा तो मेरे ठीक सामने एक आदमी खड़ा था और जैसे मेरी नजर बोगी के चारों तरफ गई तो जैसे मानो डर से मेरा कलेजा मुंह में आ गया हो। तभी मैंने देखा कि 5 लोग जिन्हें मैंने शुरू में देखा था अब वो बड़े ही अजीब नजर से मुझे घूरे जा रहे थे और जो आदमी मेरे सामने खड़ा था उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। मैंने डर के मारे लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं कोई बात नहीं है, आप जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी गर्दन उठा के उन लोगों की ओर देख सकूं। कुछ देर के बाद मैं जिस बोगी में बैठा था उस बोगी में जल रही लाइट बंद हो गई, जिसके कारण पूरी बोगी अंधेरे की चपेट में आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मैं अपनी सीट पर बैठा चारों तरफ उस गहरे अंधेर बोगी में अपनी नजर दौड़ाए जा रहा था, लेकिन मुझे अब उस बोगी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक ही मुझे एक साथ कई लोगों की ठाके मारने की, हंसने की आवाजें आने लगी। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या ये मेरा भ्रम है या एक सपना। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल की सीट पर कोई बैठा मोटी गहरी सांसें ले रहा है। मैंने तुरंत ही अपने बगल में देखा तो वो खौफनाक दृश्य देखकर डर के कारण मैं बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपने शरीर को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। ना तो मैं अपना शरीर हिला पा रहा था और ना ही किसी को आवाज लगा पा रहा था। मेरी खुली हुई आंखें उन लोगों को एकटक होकर देख रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सा माया जाल था या फिर यूं कहें कि ये कौन सी बुरी शक्ति थी जिसके कारण मेरा ये बुरा हाल हो गया था। मैं अपनी सीट के पास ही गिरा हुआ चारों तरफ नजरें घुमाए जा रहा था कि तभी एकदम से मेरी बोगी में बैठे वही कुछ लोग बड़े अजीब तरह से जो मुझे घूरे जा रहे थे, वो लोग मुझे घेर कर मेरे चारों तरफ बैठ गए और बहुत ही विचित्र तरह से वो लोग मुझे देख रहे थे। और फिर उन्हीं लोगों में से एक आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था वो सीधा आकर मेरी छाती पर बैठ गया और मेरे आसपास बैठे वो लोग कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी उस आदमी ने जो मेरी छाती पर बैठा हुआ था मेरे कान में कहा, प्रेतों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही वो डरावनी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं एकदम से होश में आ गया और चारों तरफ का माहौल अब सामान्य हो गया और अपनी सीट पर बैठकर चारों तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। वो आदमी भी मुझे अब बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला तो मैं समय देखकर चौंक गया, क्योंकि शाम के तकरीबन अभी 6 बज रहे थे। मैं सोच में पड़ा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कुछ ही देर पहले बेजान पड़ा था और अब एकदम से इतना वक्त कैसे गुजर गया। मेरे लगे वो घाव का दर्द मुझे अब महसूस नहीं हो रहा था। मैं अपनी सीट से उठकर उन लोगों के पास जा पहुंचा जिनका स्वभाव एक पल को मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने अब तक की बीती घटनाओं के बारे में उन सभी से बताया, लेकिन वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं असमंजस में पड़ गया कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ये कौन सी माया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी हमारी ट्रेन अपने स्थायी स्टेशन पर आकर रुकी, जहां से मुझे अब ट्रेन बदलकर केरला जाना था। दोस्तों, रात के 9 बज रहे थे जब मैं स्टेशन पर उतरा था। मैं कल रात के उन ख्यालों में खोया हुआ अगली आने वाली अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था और देखते ही देखते कब मेरे बैठे बैठे आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला कि तभी मुझे अपने पीछे से एक भारी सी आवाज सुनाई दी, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। उस आवाज को सुनते मैं हड़बड़ाते उठा और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि वही आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था वो मुझे देखकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराए जा रहा था कि तभी मुझे ट्रेन के आने की हॉर्न सुनाई दी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान उस आदमी से हट गया और जैसे मैंने एक बार पीछे अपनी नजर घुमाई तो वो आदमी मुझे कहीं भी नहीं दिखा। अब मेरी ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। मैं तुरंत ही जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और इस बार मैं जिस बोगी में बैठा था वो बोगी भरी हुई थी, जिसे देखकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली और अब कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी थी। थकान के कारण मैं अपनी सीट पर लेट गया और फिर से कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वही 5 लोग मुझे बड़ी ही बुरी तरह से घसीटते हुए शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे और एक चीख के साथ मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि अब सुबह हो चुकी थी
और ट्रेन अपने स्टेशन पर आकर रुकी हुई थी। मैं झट से ट्रेन से नीचे उतरा और रीतू को फोन मिलाते हुए स्टेशन से बाहर आ गया, पर रीतू का फोन अभी भी स्विच ऑफ ही बता रहा था। मैंने सवारी पकड़ी और रूम पर जा पहुंचा तो मैंने देखा कि रीतू एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी उसने बताया कि उसका फोन गिर के टूट गया है। रीतू को सही सलामत देखकर दोस्तों मेरी जान में जान आ गई कि मेरी जान अभी तक सही सलामत है। और फिर मैंने अब तक की सारी घटना अपनी रीतू को बताया। रीतू ने मुझसे कहा कि आपको किसी सिद्ध तांत्रिक या किसी बाबा से दिखा लेना चाहिए। तभी मैंने अपने दोस्तों को बुलाया तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम विकास था, उसने बताया कि वो एक सिद्ध बाबा को जानता है जो यहीं पास के जंगल में रहता है। फिर हम तीनों फौरन उन बाबा के पास जा पहुंचे। जैसे उन बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरे बारे में बताते हुए कहने लगे कि किसी ने इसके ऊपर काला जादू किया है, जिसके प्रभाव से इसे इस तरह के भ्रम हो गए थे। असल में जो भी इसने महसूस किया है वो एक तरह की चाल थी, जिसका असर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिर मैंने थोड़ी हैरानी से उन बाबा से कहा, ये टोटका मुझ पर किया कैसे गया है? तो मेरी बात का जवाब देते हुए उन बाबा ने मुझसे कहा, ये एक तरह के सिद्ध मंत्र हैं जिसके द्वारा किसी को कुछ क्षणों के लिए भ्रम में डाला जा सकता है। मैं एक ताबीज दे सकता हूँ जिससे कुछ ही दिनों में उन मंत्रों का प्रभाव तुमसे खत्म हो जाएगा। और याद रहे, श्री हनुमान जी का 7 मंगलवार का व्रत रख लेना, जिससे तुम पर कोई भी मंत्र आगे से काम नहीं करेगा। मैंने उन बाबा को प्रणाम किया और हम अपने रूम पर लौट आए। और जैसा कि उन बाबा ने मुझसे कहा था तो मैंने ठीक वैसा ही किया और कुछ दिनों में मैं पहले जैसा स्वस्थ हो गया। दोस्तों, इस घटना को बीते काफी वक्त गुजर चुका है और आज मैं अपने परिवार के साथ गृहस्थ जिंदगी जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। दूंगा ऐसी एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।